आज हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में मराठों का प्रसार कैसे हुआ, कैसे उन्होंने यहाँ के राज्यों में हस्तक्षेप किया, यहाँ से लगान वसूल किया। तो ये प्रसार मुगल साम्राज्य के पतन के बाद प्रारंभ हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन होने के फलस्वरूप राजस्थान में भी भयंकर अराजकता व्यापक हो गई। अशांति की प्रलयकारी आग और भड़क उठी। अतः अब तक जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, रियासतों की जो आपसी प्रतिस्पर्धा थी, जो दबी हुई थी, वो निर्बाध रूप से फूट पड़ी, क्योंकि अब उनके आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए कोई उनसे ऊंची शक्ति नहीं थी। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के शब्दों में, समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया जिसके पिंजड़ों के फाटक और रक्षक ही हटा दिए गए हों। 16 नवंबर 1713 को छत्रपति साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। और अब जो मराठों मुगलों का खोखलापन था वो मराठों के सामने आ चुका था। पता चल चुका था कि अब मुगलों में वो शक्ति नहीं है, वो केंद्रीय स्थिति नहीं है जो औरंगजेब के समय तक थी। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू ने उनके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम को अपना पेशवा नियुक्त किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने हिंदू पद बादशाही की अवधारणा विकसित की। बाजीराव एक साहसी सैनिक, रणकुशल सेनानायक तथा कूटनीति में दक्ष था। उत्तर की ओर मराठा प्रसार की नीति से राजपूतों को विशेष रूप से चिंता होने लगी। राजपूतों की चिंता के दो कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतन होने की स्थिति का लाभ उठाकर राजपूत शासक अपने अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करने की आकांक्षा रखते थे। बाजीराव की प्रसार नीति के फलस्वरूप उनकी आशाओं पर पानी फिर सकता था। यह स्वाभाविक ही था कि गुजरात व मालवा पर नियंत्रण स्थापित करने तथा दिल्ली तक जाने की इच्छा रखने वाले मराठी मार्ग में पड़ने वाले राजस्थान के भाग को भी अपने प्रभाव में लेना चाहेंगे। तो जब बाजीराव का उत्कर्ष हुआ तो उस वक्त राजस्थान के राजाओं को भी ये चिंता थी कि अब हमें मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ सकता है। सवाई जयसिंह ने अपनी प्रथम सूबेदारी के काल में मराठों को मालवा से खदेड़ने के लिए उनके विरुद्ध सैनिक अभियान किए थे। 1729 में सवाई जयसिंह को पुनः मालवा का सूबेदार बनाया गया था। 1732 में सवाई जयसिंह को तीसरी बार मालवा का सूबेदार बनाया गया। सवाई जयसिंह ने यह अनुभव कर लिया था कि मालवा में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने तथा मराठों को रोकने के लिए यदि मेवाड़ राज्य की सेवाएं भी उपलब्ध हो जाए तो अच्छा रहेगा। महाराणा संग्राम सिंह एवं सवाई जयसिंह दोनों में समझौता संपन्न हो गया। समझौता तो हो गया, परंतु इसको कार्यान्वित किया जा सकता था उसके पहले ही मराठा मालवे में आ गए। जयसिंह ने मराठों पर जोरदार आक्रमण करके मराठों को पीछे धकेल दिया। अचानक होलकर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस बार मराठों को 6 लाख रुपए नगद और मालवा के 58 परगनों से वसूली देने का जयसिंह को स्वीकार करना पड़ा। इस प्रकार मराठों का मालवा पे प्रभुत्व स्थापित होने लग गया था। इस समय राजस्थान में पारस्परिक गृह कलह के मुख्य 3 केंद्र थे। ये थे बूंदी, जयपुर और जोधपुर। संघर्ष का मुख्य कारण सिंहासन के लिए 2 उम्मीदवारों का आपस में झगड़ा था। उत्तराधिकार संघर्ष चल रहे थे उस समय राजस्थान में। राजपूताना में मराठों का प्रवेश पहले तो भाड़े के साथी के रूप में हुआ और बाद में चोत वसूल करने वाले, और बाद में उन्होंने यहाँ पे धीरे धीरे अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया और यहाँ के उत्तराधिकारों में वो हस्तक्षेप करने लगे। तो सबसे पहले बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में मराठों को राजस्थान की राजनीति में प्रवेश का मौका मिला। बूंदी का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। दोनों में संबंध भी तनावपूर्ण थे। महाराजा बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन से घृणा करते थे और अपनी चूड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगे। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछावा रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और जयसिंह से यह कह दिया कि वह कछवा रानी को अपने साथ ले जाए, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटाने का निश्चय किया। जयसिंह ने करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। 19 मई 1730 को जयसिंह ने मुगल बादशाह से भी इसकी स्वीकृति ले ली। 2 वर्ष बाद 1732 में जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्ण कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। वस्तुतः अब जो भवानी सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी जयसिंह की बहन, वह भी जयसिंह की विरोधी हो गई। जयसिंह के इशारे पर भवानी सिंह को मरवा दिया गया। तभी से रानी ने अपने सौतेले भाई जयसिंह से नाराज हो गई और जब बुद्ध सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद रानी ने किसी भी तरीके से उन्हें अपना अधिकार प्राप्त करने की कोशिश की। अब उसने उम्मेद सिंह जो कि बुद्ध सिंह के पुत्र थे उनको बूंदी दिलवाने का बीड़ा उठाया तथा सालिम सिंह के बड़े लड़के प्रताप सिंह को कछावर रानी ने मराठों से सहायता प्राप्त करने के लिए दक्षिण भेजा। प्रताप सिंह ने होलकर और सिंधिया को 6 लाख रुपया देना स्वीकार किया। अतः 18 अप्रैल 1734 को मल्लावराव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। फलस्वरूप राजस्थान की राजनीति में मराठों का प्रथम प्रवेश हुआ। बूंदी में महाराव उम्मेद सिंह का शासन स्थापित हो गया।
अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए रानी ने होलकर को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया, लेकिन बाद में जयसिंह ने बूंदी पर अधिकार करके दलेल सिंह को पुनः बूंदी का शासक बना दिया। मराठों ने जयसिंह के जीवन काल में बूंदी के मामले में फिर हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु बूंदी के मामले में उनका हस्तक्षेप होने से राजस्थान के अन्य राज्यों को भी ऐसे लगा कि वो भी सैनिक सहायता के लिए मराठों का सहयोग ले सकते हैं और अपने अपने स्वार्थों के लिए, अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। उसके बाद तो राजपूत शासक मराठों से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे। राजपूतों के आपसी संघर्ष में मराठों द्वारा सहायता देने का मुख्य उद्देश्य होता था धन प्राप्त करना। दो पक्षों के आपसी संघर्ष में यदि एक मराठा सरदार एक पक्ष का समर्थन करता तो दूसरा विरोधी पक्ष का समर्थन करने लग जाता। कभी कभी तो एक ही मराठा सरदार पहले एक पक्ष और बाद में उसके विरोधी का समर्थन भी कर सकता था। प्रश्न केवल इतना होता था कि उन्हें अधिक से अधिक धन की चाह थी, धन वसूली करनी थी। इसके पश्चात राजस्थान में हुरडा सम्मेलन हुआ। मराठों को मालवा से निकालने के लिए मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह ने शाहू के पास अपना एक प्रतिनिधि भेजा जो बातचीत के द्वारा समस्या को हल कर सके। तो इस प्रकार मेवाड़ के महाराणा ने एक शुरुआत की कि बातचीत के द्वारा मराठों से कोई आक्रमणों को रोका जाए, किंतु सभी प्रयत्न असफल रहे। मराठों को 5 लाख रुपया देकर मालवा खाली भी कराना चाहा, किंतु धन लेकर भी मराठे मालवा छोड़ने को तैयार नहीं हुए। इस प्रकार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से मराठों को निकालने हेतु राजपूतों को साम दाम दंड की जो नीति बनाई थी वो विफल हो चुकी थी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के लिए आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुरडा, जो कि अजमेर के निकट वर्तमान में भीलवाड़ा में है, वहाँ पर एक सम्मेलन आयोजित किया। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुडरा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि राजपूताना के सारे छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। अभय सिंह द्वारा लगवाए गए एक बड़े शामियाने में सम्मेलन आरंभ हुआ और काफ़ी विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक अहदनामे पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने यहाँ शरण नहीं देगा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा, अन्यथा सेना तो भेजेगा ही। हुरडा सम्मेलन में मराठों के कारण उत्पन्न स्थिति पर सभी शासकों द्वारा विचार विमर्श किया गया, सामूहिक रूप से निर्णय लिए गए। यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। हम सांगा के पश्चात सभी शासकों को एक साथ पहली बार देखते हैं, क्योंकि इन राजपूत शासकों को इतना घोर नैतिक पतन हो चुका था कि वे ऐश्वर्य और विलास में इतने डूबे हुए थे कि अपने जातीय झगड़ों को भूलकर व्यक्तिगत स्वार्थ और लाभ को छोड़ना और अपने शारीरिक सुखों का त्याग करके विपत्ति से बचने का निर्णय लेना, संघर्ष करना, ये वो भूल ही चुके थे। तो ऐसे में उनके लिए मराठों का सामना करना भी असंभव था। राजपूत शासक हुरडा सम्मेलन के समझौते के अनुसार मराठों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सके। हालांकि ये सम्मेलन ऐतिहासिक था, एक बार उन्होंने एकता जरूर दिखाई, पर इस अनुकूल वो कार्यवाही नहीं कर सके। इसलिए यह हुरडा सम्मेलन राजपूतों की एकता को नहीं दर्शा सका। रामपुरा में कोई एकत्रित नहीं हुआ, जिसके कारण जो जयसिंह थे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ही मराठों से समझौता कर लिया। राजस्थानी शासकों में सवाई जयसिंह सर्वाधिक योग्य था, किंतु जयसिंह महाराजा जगत सिंह से सहमत नहीं था। कोई भी शासक सार्वजनिक हित के लिए अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए तैयार नहीं था। संभवतः इसीलिए 1734 की वर्षा ऋतु के बाद राजपूत शासकों ने रामपुरा में एकत्र होने के बजाय मुगल सरकार के द्वारा आयोजित मराठों के विरुद्ध अभियान में सम्मिलित होना अधिक श्रेयस्कर समझा। इस समय दिल्ली में इस अभियान की जोर शोर से तैयारी हो रही थी। पेशवा बाजीराव की मां राधाबाई उत्तर भारत की तीर्थ यात्रा करने आई थी। वह जिन राजपूत राज्यों की राजधानी में गई, वहां उसके भव्य स्वागत और सम्मान का पूरा प्रबंध किया गया। राजस्थान में राधाबाई के आदर्श सरकार से मराठे बहुत संतुष्ट हुए थे। इसके बाद जयसिंह की सहायता का आश्वासन मिलते ही पेशवा ने राजस्थान में जाकर प्रत्येक राजपूत शासक से चौथ के संबंध में शांतिपूर्वक समझौता करने का निश्चय किया और अक्टूबर 1735 में सैन्य पूना से रवाना हुई। जनवरी 1736 में वो उदयपुर पहुंचे। तत्पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह की भेंट हुई धौलपुर में और दोनों में बातचीत हुई। 18 मई 1741 को पेशवा धौलपुर में ही रहा और जयसिंह से समझौते के लिए जो बातचीत चल रही थी उससे इन दोनों में समझौता हो गया, जिसकी शर्तें थी पेशवा को मालवा की सूबेदारी दे दी जाएगी, किंतु पेशवा को यह वादा करना होगा कि वह मराठा
मुगल क्षेत्रों में उपद्रव नहीं करेंगे। पेशवा 500 सैनिक बादशाह की सेवा में रखेगा, मुगल बादशाह की सेवा में, और आवश्यकता पड़ने पर पेशवा 4000 सवार और बादशाह की सहायता भेजेगा, जिसका खर्च जो है मुगल उठाएंगे। जो सेना पेशवा मुगलों की सहायता के लिए भेजेगा। पेशवा को चंबल के पूर्व और दक्षिण के जमींदारों से नजराना और पेशकश लेने का अधिकार होगा। पेशवा बादशाह को एक पत्र लिखेगा जिसमें बादशाह के प्रति वफादारी और मुगल सेवा स्वीकार करने का उल्लेख होगा। सिंधिया और होलकर भी यह लिखकर देंगे कि यदि पेशवा बादशाह के प्रति वफादारी से विमुख हो जाता है तो वो पेशवा का साथ छोड़ देंगे। भविष्य में मराठी बादशाह से धन की कोई नई मांग नहीं करेंगे। सवाई जयसिंह की सलाह से बादशाह ने 4 जुलाई 1741 को उक्त समझौते के आधार पर फरमान जारी कर दिया, जिससे बादशाह की मान प्रतिष्ठा भी बनी रही और शाही समर्पण भी छुपा रहा। इसमें हालांकि ये था कि पेशवा ने अपने आप को मुगलों की सत्ता में मान लिया था, पर ये समझौते का पालन बाद में दोनों ही पक्षों ने नहीं किया था। इसके बाद जयपुर में उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया। सवाई जयसिंह की खींची रानी सूरज कुंवर के एक पुत्र ईश्वर सिंह उत्पन्न हुआ, जो जयपुर राज्य का उत्तराधिकारी था। मेवाड़ की युवा राजकुमारी से विवाह करते समय जयसिंह ने यह वादा किया था कि यदि इससे कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो जयपुर का आधा राज्य उसे मिलेगा। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर को भी एक माधो सिंह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अतः जयसिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच उत्तराधिकार संघर्ष होगा, यह निश्चित हो चुका था। सितंबर 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह था, वो गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह केवल रामपुरा लेकर संतुष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार ईश्वर सिंह और माधो सिंह में गृह कलह आरंभ हो गई। इसमें जयपुर में कहावत प्रचलित है, माधो मांगे आधो ईश्वर देवे न पाव, राम जी की मर्जी हो तो पूरे पर ही दाव। अर्थात माधो सिंह आधा राज्य चाहता था, लेकिन ईश्वर सिंह जो था वो चौथाई भी नहीं देना चाहता था, वह तो पूरे पे ही अधिकार रखना चाहता था। महाराणा जगत सिंह, बूंदी के राव बुद्ध सिंह का पुत्र उमेश सिंह, कोटा का महाराव दुर्जय साल भी माधो सिंह के साथ थे। उन्हें भी लगता था कि माधो सिंह को आधा राज्य मिलना चाहिए। दोनों पक्षों की ओर से अब मराठों से सहायता के लिए, क्योंकि मुगलों के आने के बाद जो सैन्य शक्ति थी वो धीरे धीरे राजपूतों की कम हुई थी, उनकी सामंतों पर निर्भरता कम हुई थी, जिससे उनकी सैन्य शक्ति काफ़ी कमज़ोर थी। अब मुगलों का भी पतन हो चुका था, तो उन्हें मुगलों से भी कोई सहायता नहीं मिलने वाली थी, तो उन्हें आपसी संघर्ष में मराठों की सहायता लेनी पड़ी, जो कि इस वक्त एक बड़ी शक्ति थी। तो दोनों पक्षों ने मराठों से सहायता लेने के लिए बातचीत आरंभ कर दी। माधो सिंह की ओर से मल्हावराव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर को 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों में राजमहल का युद्ध हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। बाद में दिल्ली से लौटते हुए पेशवा जयपुर पहुंचा और दोनों भाइयों में समझौता कराने का प्रयास किया। टोंक, टोड़ा, मालपुरा और निवाई में चौथ का बरवाड़ा ईश्वरी सिंह से दिलवा देने की शर्त पर माधो सिंह मराठों का 10 लाख रुपए और देने के लिए राजी हो गया, किंतु ईश्वरी सिंह ने ये शर्तें नहीं मानी। बगरू नामक स्थान पर मराठों और ईश्वरी सिंह में मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। बगरू के युद्ध में ईश्वर सिंह ने जो मराठों को रुपए देने का वादा किया था वह नहीं दे सका। बगरू के युद्ध के बाद पेशवा के आदेश से मल्हावराव होलकर और गंगाधर तात्या के सेनापतित्व में मराठों ने जयपुर पे चढ़ाई कर दी। अब ईश्वरी सिंह की ऐसी स्थिति थी कि वो भयभीत भी था, न तो वो मराठों को पैसे दे सकता था जो बगरू के युद्ध के बाद उसने देने का वादा किया था, और न ही वो अपनी सत्ता देना चाहता था। जब ईश्वरी सिंह को सूचना मिली तो वो बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर वो एक अर्धरात्रि के समय 13 दिसंबर 1750 को उन्होंने आत्महत्या कर ली और सारे राजनीतिक जंजालों से पीछा छुड़वाया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलाकर 2 जनवरी 1751 को उसको जयपुर की गद्दी पर बैठा दिया और उससे बकाया वसूल करने की तैयारी में लग गया। माधो सिंह ने उन्हें 10 लाख रुपए दिए, लेकिन अब मराठों की एक नई मांग रखी कि जयपुर राज्य का तृतीयांश या कम से कम चतुर्थांश मराठों को दिया जाए। 10 जनवरी 1751 को लगभग 4000 मराठों ने जयपुर में प्रवेश किया। अचानक राजपूत सैनिकों और जो नागरिक थे उन्होंने जयपुर के दरवाजे बंद कर दिए, परकोटे बंद कर दिए और मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। केवल 70 मराठा सैनिक परकोटे से कूद पाए और अपने हाथ पैर उनके टूटे, फिर भी उनकी जान बच गई। बाकी के सारे मराठे मारे गए। मराठों की समस्त संपत्ति भी लूट ली गई। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक प्रमाणित हुई। अब मराठे जो थे वो जो उनके साथ किया गया वो उसका बदला लेने के लिए आतुर हो गए।
इसके जयपुर के पश्चात जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में भी मराठों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई बख्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। अप्रैल 1735 में राणोजी सिंधिया और मल्लावराव होलकर ने जोधपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। 1749 में अभय सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त करके उससे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। जब भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 1752 को भक्त सिंह की मृत्यु हो गई, तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। जून 1754 को रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बिठाया और इसके लिए जयप्पा सिंधिया जो थे, जयप्पा ने जोधपुर पर आक्रमण किया, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भाग गया और नागौर दुर्ग में उसने शरण ली और जो गद्दी थी वो राम सिंह को मिली। 1755 में धोखे से जयप्पा की हत्या कर दी गई। विजय सिंह की स्थिति बहुत बुरी थी, तब उसे विवश होकर मराठों की सारी शर्तें माननी पड़ी और अजमेर और आसपास के परगने मराठों को देने पड़े। जालोर नगर और मारवाड़ का आधा राज्य राम सिंह को देना पड़ा और हरजाने के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देने पड़े। इस प्रकार जोधपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में भी मराठों का ही प्रभुत्व रहा। इसके पश्चात राजस्थान का सिरमौर मेवाड़ में भी उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और इस प्रकार पूर्ण रूप से राजस्थान में मराठों की राजनीति चली, उनका हस्तक्षेप चला। मेवाड़ के पड़ोसी प्रांत मालवा में मराठों के प्रवेश हो जाने के बाद मेवाड़ की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो चुका था। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की ओर आया और उदयपुर पहुंचा। महाराणा ने पहली बार मराठों को चोट देना स्वीकार किया। 1721 में धौलपुर समझौते के बाद शाही फरमान द्वारा मालवा मराठों का प्रांत हो गया। महाराणा राज सिंह को निसंतान मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनका चाचा अरिज सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसके क्रोधी स्वभाव और दुर्व्यवहार के कारण मेवाड़ के अनेक सामंत जो थे वो क्रोधित थे और वो उसको हटा देना चाहते थे। उन्होंने महाराणा राज सिंह के मरणोपरांत उत्पन्न पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ की गद्दी का दावेदार बना दिया। दोनों पक्षों ने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। महाराणा अरिज सिंह के पक्ष वालों ने मराठों को 20 लाख रुपए देने का वादा किया, लेकिन रतन सिंह के पक्ष वालों ने मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने पर महादेवजी सिंधिया को 50 लाख रुपए और मराठों की जो भी बकाया राशि अभी तक वो चुकाने का वादा किया। 16 जनवरी 1669 को शिप्रा नदी के तट पर दोनों में युद्ध हुआ, जिसमें महादेवजी ने अपने विरोधियों को पराजित कर दिया। अरिज सिंह के समर्थक सामंतों ने सिंधिया को कहलवाया कि यदि वह रतन सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाना चाहता है तो वह उससे रुपया ले और वो रुपया हम भी आपको देने के लिए तैयार हैं अगर हमें बिठा दिया जाए। तब सिंधिया ने रतन सिंह के समर्थकों से रुपया मांगा, लेकिन वो टालने लगे, कारण देने लगे कि अभी इतना पैसा नहीं है। जब सिंधिया को रतन सिंह और उसके समर्थकों से पैसा मिलने की उम्मीद नहीं रहा तो उन्होंने अरिज सिंह वालों से बातचीत की पक्ष से, तो उसके पश्चात अरिज सिंह ने उनसे संधि कर ली। 21 जुलाई 1769 को संधि हो गई। संधि के अनुसार अरिज सिंह ने युद्ध के खर्चे के रूप में सिंधिया को 60 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए दफ्तर खर्च देना तय किया। इसके अतिरिक्त रतन सिंह को 75,000 रुपए की वार्षिक आय की जागीर तथा मंदसौर का परगना देना स्वीकार किया। स्वयं महाराणा भी इतना असहाय हो गया था कि अपने ही सामंतों को नियंत्रण में रखने के लिए उसे महादेव जी की सहायता की याचना करनी पड़ी। इस प्रकार जो मेवाड़ था उसमें अरिज सिंह शासक बना, पर मराठों के सहयोग से, और वो उसे कायम रहने के लिए भी मराठों के समय समय पर सहयोग की आवश्यकता पड़ने लगी। राजस्थान में उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनकी हस्तक्षेप रहा। केवल बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ मराठों की लूट से बचते रहे। से संपूर्ण राज्य में धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह को तो मराठों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनानी पड़ी। झाला ने मराठों को खंडवी का प्रदेश देकर कोटा की रक्षा की। आगे चलकर मराठों के सहयोगी पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार की। राजस्थान के राज्य कभी भी आपस में सहमत नहीं थे, इसलिए वो एकजुट भी नहीं हो पाए, लेकिन और न ही कभी इतने समृद्ध थे। पर अब लूटमार से तो उनकी स्थिति बहुत गरीबी वाली हो गई थी, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। इस प्रकार बूंदी की जो आंतरिक झगड़े थे उससे मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ और धीरे धीरे उनका वर्चस्व संपूर्ण राजस्थान में फैल गया और पूरे राजस्थान को उनके आक्रमणों का सामना करना पड़ा, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ को छोड़कर।